हेलो नमस्कार दोस्तों। आज अपन पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, जो 10th क्लास का चैप्टर है और ये रीड के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तब रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? जो भी कोई भी पदार्थ उस पदार्थ में रासायनिक गुणों के साथ परिवर्तन हो जाए, मतलब मैं कह सकता हूँ कोई रासायनिक परिवर्तन हो रहा है, उसी को क्या कहूँगा मैं? रासायनिक अभिक्रिया। और रासायनिक परिवर्तन होगा इसका मतलब ये तो कन्फर्म हो जाता है कि एक नए पदार्थ का निर्माण होगा। और जो इस नए पदार्थ का निर्माण हो रहा है उसी को क्या जाता है? रासायनिक अभिक्रिया। अब मैं रासायनिक अभिक्रिया किसे कहूंगा? कि कोई भी समीकरण, उस समीकरण को अशाब्दिक रूप से, मतलब अशाब्दिक रूप से लिखना ही क्या कहलाएगा, या अशाब्दिक रूप से दर्शाना मेरे पास कहलाएगा रासायनिक अभिक्रिया। अब रासायनिक अभिक्रिया में दो भाग होते हैं, एक होता है अभिकारक और एक होता है उत्पाद। अभिकारक का काम है क्रिया करना, और क्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण होता है, उसी को कहा जाता है उत्पाद। मतलब ये तो है एक नया पदार्थ, और ये आपस में क्या करेंगे? क्रिया करेंगे। और क्रिया के दौरान अपने पुराने बंध तो टूटते हैं और नए बंध का निर्माण होता है। और इस नए बंध का निर्माण होगा जिससे एक नए पदार्थ का निर्माण होगा। और जो क्रियाकार के जो गुण थे अब नया पदार्थ बन रहे उनके गुणों से भिन्न होते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया वही होती है जिनमें किसी पदार्थ में रासायनिक गुणों में परिवर्तन होने के साथ साथ उनके रासायनिक गुणों में या उनकी जो भी प्रॉपर्टी थी उन प्रॉपर्टी में भी परिवर्तन हो जाता है, उसी को कहा जाता है रासायनिक अभिक्रिया। जैसे मान लो एक उदाहरण के तौर पर समझता हूँ, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो ये हो गया क्रियाकार, और क्रिया करके क्या बनाएगा? जल। तो ये तो एक समीकरण बन गई। पर इस समीकरण को मैं ऐसे लिख दूं जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन से क्रिया करके जल का निर्माण जल का निर्माण करता है। तो ये हो गया आपके पास रासायनिक समीकरण, जिसको अशाब्दिक मतलब इस प्रतीक चिन्हों के रूप में ना प्रदर्शित करके एक लैंग्वेज के रूप में प्रदर्शित करना ही कहलाता है रासायनिक अभिक्रिया। अब जैसे नॉर्मली भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में बहुत सारे उदाहरण पढ़े थे अपने रासायनिक परिवर्तन वाले, जैसे कि श्वसन। श्वसन भी एक रासायनिक परिवर्तन है जिसको मैं रासायनिक अभिक्रिया कह सकता हूँ। इसके अलावा प्रकाश संश्लेषण, पाचन, भोजन को पकाना। भोजन को पकाने में दोनों प्रोसेस है, भौतिक भी और रासायनिक भी। पर पकाने ज़्यादा प्रोसेस हो जाती है, इसमें रासायनिक परिवर्तन ज़्यादा उदाहरण उसी का मिलता है, रासायनिक परिवर्तन का। इसी के अलावा अंडे के कवच, अंडा का कवच है, अंडे के कवच को आप डाइल्यूट HCl के अंदर डाल दो तो यहाँ से आपको प्राप्त कैल्शियम ऑक्साइड प्राप्त होकर साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त हो जाती है, और साथ में जल तो खैर प्राप्त होगा ही होगा सही। उसी के आधार पर आपके और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे मोमबत्ती का जलना। अब इसमें दोनों हो रहे, मोमबत्ती पिघल रही है तो इसका मतलब ये हो गया भौतिक परिवर्तन। और जल रही है मतलब धागा जल रहा है, मतलब जलना। और कौन कौन जल रहा है इसमें? धागा। तो ये कौन सा परिवर्तन हो गया? रासायनिक परिवर्तन। तो जिसमें रासायनिक परिवर्तन हो रहा है उन सभी को मैं कहूंगा रासायनिक अभिक्रिया। अब रासायनिक अभिक्रिया ये तो पता चल जाएगा कि कौन तो क्रियाकारक है और कौन उत्पाद है, कौन क्रिया करेगा और कौन सा पदार्थ बन रहा है, ये तो रासायनिक अभिक्रिया बता देती है। साथ में इनकी भौतिक अवस्था का ज्ञान भी करवा देती है कि इनकी भौतिक अवस्था क्या होगी, इसका ज्ञान ये तो करवा देती है। पर रासायनिक अभिक्रिया ये नहीं बताती कि यह याद नहीं किया जा सकता कि अभिक्रिया कितना समय में पूर्ण होगी, मतलब इससे समय का निर्धारण नहीं किया जा सकता कि अभिक्रिया कितने समय में पूर्ण होगी, या कितने समय से पहले भी हो सकती है, या कोई अभिक्रिया कितनी तेज है कितनी स्लो है, उनका निर्धारण रासायनिक अभिक्रिया द्वारा नहीं किया जाता, वो किया जाता है रासायनिक बल गति के द्वारा। अब इसका भी एक पूरा चैप्टर आएंगे, थोड़ी थोड़ी डिटेल अपन बीच बीच में देखते रहेंगे। तो कोई अभिक्रिया कंप्लीट होगी या नहीं होगी उसकी जानकारी कौन देगा? रासायनिक बल गति की। अब इसमें
जाने से पहले कुछ समीकरण, जैसे मैंने अभी हाइड्रोजन की क्रिया ऑक्सीजन से करवाई तो जल बना। अब इसमें हाइड्रोजन को काउंट करो, इधर हाइड्रोजन दो है, इधर हाइड्रोजन भी दो है, तो हाइड्रोजन तो बैलेंस था, पर इधर ऑक्सीजन दो है, इधर ऑक्सीजन एक ही रह गया। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि एक ऑक्सीजन एटम का लॉस हो रहा है। पर रासायन द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये कहता है कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो, उसके अंदर जितने परमाणु भाग ले रहे थे उतने ही परमाणु का उत्पाद बनता है। मतलब ये कह सकता हूँ, क्रिया कार्य का जो भी द्रव्यमान होगा उतना ही द्रव्यमान किसका होगा, उत्पाद का। टोटल द्रव्यमान इक्वल होना चाहिए, मतलब हमेशा नियत बना रहना चाहिए। तो इसी कारण में किसी भी अभिक्रिया को बैलेंस कर की जाती है, और उसका कारण है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। और इसी नियम के आधार पर अभिक्रिया को बैलेंस करना करना होता है, जिसमें आपको क्रिया कारक का जो भी द्रव्यमान है उतना ही द्रव्यमान किसका प्राप्त होना चाहिए, उत्पाद का, तो ही वो द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन होगा। अब यहाँ से एक ऑक्सीजन का एटम एक अधिक है, पर यहाँ पे एक ऑक्सीजन एटम का लॉस हो गया। इस कारण अभिक्रिया को बैलेंस करेंगे, इस कारण इसके आगे में लगा दूंगा 2। और ऑक्सीजन इक्वल हो गया तो हाइड्रोजन की संख्या हो गई 4, पर यहाँ पे 2 रहेगा तो इसके आगे कितना लगा दूंगा 2। तो यह अभिक्रिया हो गई संतुलित। अब अभिक्रिया संतुलित हुई तो अभिक्रिया में संतुलित करने के लिए जो आगे जो गुणांक लिखे जाते हैं ना, इन्हीं गुणांक को कहा जाता है रस समीकरण मिति गुणांक। इन्हीं को क्या कहा जाता है, रस समीकरण मिति गुणांक। अब मैं क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता हूँ, जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन, यहाँ पे x लिख देता हूँ, YH2O, तो आपसे x व y के रस समीकरण मिति गुणांक बताइए। सीधा रीड के अकॉर्डिंग या ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ सकता है, कोई भी क्वेश्चन दे देगा, उसके आगे x और y दे के पूछ लेगा कि इसके गुणांक क्या होंगे। तो अभिक्रिया को बैलेंस करने से पता चलेगा। अब किसी भी अभिक्रिया जब तक वो संतुलित नहीं है, मतलब असंतुलित अवस्था में, इससे पहले ये अभिक्रिया असंतुलित अवस्था में, तो इस अभिक्रिया को कहा जाता है कंकालीय समीकरण। इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे, कंकालीय समीकरण। और अभिक्रिया बैलेंस की जाती है, वो द्रव्यमान संरक्षण के नियम पे की जाती है, पर उस विधि को कहा जाता है हिट एंड ट्रायल विधि। हिट एंड ट्रायल विधि। अब यहाँ से तक चीज़ समझ में आ गई। अब एक दो रिएक्शन है, जैसे मैं बता देता हूँ कि आयरन की क्रिया जल से कराओगे तो यहाँ से बनता है फेरिक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। अब अभिक्रिया को बैलेंस करना है, तो पहले नॉर्मल अगर कोई भी अभिक्रिया है, ओनली धन अभिक्रिया को छोड़ के, पहले अगर आपको ऑक्सीजन दे रखा है तो पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, फिर हाइड्रोजन को, फिर उसके बाद जो भी अन्य तत्व शेष रहेंगे उनको बैलेंस करना है। अब इसमें ऑक्सीजन को बैलेंस कर लेते हैं। ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है जबकि यहाँ पे 1 है, तो ऑक्सीजन को कितना कर दूं, 4। ऑक्सीजन को 4 कर दिए तो यहाँ पे हाइड्रोजन हो गए 8, जबकि हाइड्रोजन कितने हैं 2, तो इसके आगे कितना लगा दूं, 4। तो ये बैलेंस हो गया। आयरन कितने हैं 3 है, जबकि यहाँ पे आयरन 1 है, तो इसके आगे कितना लगा दूं, 3, और ये विक्रिया हो गई बैलेंस। अब मैं ये क्वेश्चन है पूछ सकता हूँ कि आयरन के कितने स्टोइकोमेट्रिक गुणांक होंगे, या इसके आगे कितने गुणांक लगेगा, या इसका नाम ऐसे भी देख सकता हूँ, एक्स दे दूँ, यहाँ पे वाई दे दूँ, और यहाँ पे जेड दे के पूछ लेता हूँ कि एक्स वाई और जेड के मान बताइए। होने में जरूरी नहीं कि मैं इनके मान 3 4 और 4 ही आए, इससे ज़्यादा बड़ा डाटा भी आ सकता है, पर आपको कोई भी अभिक्रिया बैलेंस करनी है तो न्यूनतम जितना छोटा पूर्णांक काम में लिया जा सकता है उतना लेना चाहिए। अगर छोटे पूर्णांक से आपकी अभिक्रिया बैलेंस नहीं होती तो आप फिर से अधिक बड़ी वाली संख्या के पूर्णांक पर जा सकते हो। तो ये अभिक्रिया आपको उम्मीद है बैलेंस करना भी आ गया होगा। चलो एक और उदाहरण दे देते हैं आपको। मेरे पास है फेरस सल्फेट, और फेरस सल्फेट को मैंने जैसे गर्म किया तो यहाँ से बना फेरिक ऑक्साइड, यहाँ से दो गैसें रिलीज होगी, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राई ऑक्साइड। अब ये क्वेश्चन को आपको करना है बैलेंस। उम्मीद है आप बैलेंस कर लोगे। चलो मैं बता देता हूँ, आपको फाइंड करना है एक्स का मान, कि एक्स का मान कितना होगा। तो आयरन इधर भी 2 है, पर पहले आपको ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, तो ऑक्सीजन काउंट कर लो, 3 2 5 5 3 8, जबकि यहाँ पे ऑक्सीजन टोटल कितने 4, तो इसके आगे कितना लगा दूँ 2, तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया टोटल 8। सल्फर काउंट कर लो 1 और 2, तो सल्फर भी कितने हैं 2 हो गए। आयरन 2 है तो आयरन कितने हैं 2, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई। तो उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब है रासायनिक समीकरण के प्रकार। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है, उस अभिक्रिया के
प्रकार। अब मैं सीधे से बता देता हूँ, पहले है योगात्मक अभिक्रिया, जिसको आप संकलन अभिक्रिया बोल दो, या इसी को क्या बोल दूं मैं, संयोजन अभिक्रिया। एक दूसरी अभिक्रिया है वियोजन अभिक्रिया। और वियोजन अभिक्रिया के भी अपन 10th क्लास के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, तो इसमें पढ़ेंगे एक तो तापीय वियोजन, एक पढ़ेंगे प्रकाशीय वियोजन, और एक पढ़ेंगे विद्युत वियोजन। इसके अलावा शोष ऊष्मा के आधार पर ऊष्मा उत्सर्जित होगी या अवशोषित होगी, उस आधार पर एक तो होती है ऊष्मा से भी वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, ऊष्मा से भी अभिक्रिया। और जिनमें ऊष्मा का अवशोषण होता है उसको कहेंगे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। मेरे यहाँ तक आ गया। फिर है विस्थापन अभिक्रिया। अब विस्थापन अभिक्रिया में अगर एक ही परमाणु या एक ही यौगिक में से परमाणु का विस्थापन हो रहा है तो उसको कहेंगे एकल विस्थापन। मतलब इसको मैं कह सकता हूँ कि अधिक क्रियाशील परमाणु कम क्रियाशील परमाणु को विस्थापित कर देगा, तो इसको कहूँगा एकल विस्थापन। और एक होगा जिसमें दो आयनों का आदान प्रदान होगा या दो आयनों का विस्थापन होगा, उसको कहेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसके अलावा एक अभिक्रिया पढ़ेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया, और रेडॉक्स में भी पढ़ेंगे ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया। और ये आपका पूरे 10th क्लास का पहला चैप्टर है और ये रीड के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब आप इसमें पढ़ना है योगात्मक अभिक्रिया। अब योगात्मक अभिक्रिया में क्या होता है, कोई ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर केवल ओनली एक ही उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसको कहेंगे योगात्मक या संकलन या संयोजन अभिक्रिया। अब ये सामान्यतः ये अभिक्रिया है ना, ये अभिक्रिया होती है ऊष्माक्षेपी। ये जब भी ये अभिक्रिया होगी, अभिक्रिया के दौरान हमेशा ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। बस इसमें एक ही ऐसी अभिक्रिया है जो इसके अपोजिट चलती है, वह है ओजोनीकरण या ओजोन का बनना। ओजोन का बनना ये होती है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। बाकी इसके जितने उदाहरण देखेंगे वो सब ऊष्मा शेपी के होते हैं। जब दो क्रियाकारकों आपस में संयोजन होकर एकल उत्पाद बनता है तो हमेशा ऊर्जा का उत्सर्जन होगा। एक ओनली एक अभिक्रिया ऐसी है ओजोन का बनना, जो ऊष्मा शोषी उदाहरण है, ऊष्मा शोषी का उदाहरण होने में संयोजन अभिक्रिया पर कैसी रहेगी वह ऊष्मा शोषी। जैसे एक उदाहरण, मैग्नीशियम रिबन को मैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाता हूँ तो यहाँ से बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। और जब ये मैग्नीशियम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है ना तो श्वेत चमकीली ज्वाला के साथ जलेगा, श्वेत चमकीली ज्वाला के साथ। और जो मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो पाउडर प्राप्त होता है उसका कलर होगा श्वेत पाउडर। कैसा प्राप्त होगा आपको, श्वेत पाउडर। अब तो इसमें मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का संयोजन होकर क्या बन रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, और दहन हो रहा है मतलब जल रहा है, तो साथ में क्या निकलेगी, ऊर्जा। तो यह ऊष्मा शेपी का उदाहरण भी हो गया और योगात्मक अभिक्रिया का उदाहरण भी हो गया। जैसे एक उदाहरण है, कैल्शियम ऑक्साइड को जल के साथ मिलाता हूँ तो यहाँ से बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और साथ में प्राप्त होगी ऊर्जा। तो ये भी ऊष्मा शेपी का उदाहरण है और साथ में संयोजन अभिक्रिया का। अब जैसे कैल्शियम ऑक्साइड जिसको लाइम स्टोन भी कहा जाता है या चूना जिसे कहा जाता है, और इसे कहा जाता है बिना बुझा हुआ चूना। और पानी में जैसे मिलाऊंगा तो ये बनेगा बुझा हुआ चूना, और साथ में क्या प्राप्त हो गया आपको, ऊर्जा। और इसका प्रयोग किया जाता है दीवारों पर सफेदी करने के लिए। और एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करेंगे, क्रिया करके यहाँ से बना लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, और वाष्पित में जल बाहर निकल जाता है। और ये इसमें बहुत ज़्यादा चमक उत्पन्न होती है जिस कारण वो दीवार बहुत ज़्यादा अधिक सफ़ेद दिखाई देती है। अब इसमें 10th क्लास का क्वेश्चन था कि मैग्नीशियम रिबन को रेगमाल से क्यों रगड़ा जाता है। अब मैग्नीशियम है ना वो डिब्बों में पैक होके आता है। अब डिब्बों में तो वायु के संपर्क में आते थे, ऑक्सीजन से क्रिया करेगा और उस पर बना लेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब जैसे पहले से अगर मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत बन जाती तो इसे जलाना आसान नहीं होता है,
और जलाना आसान नहीं होता है, इस कारण मैं रेगमाल से इसे रगड़ूंगा, और रेगमाल से रगड़ने से ये परत क्या हो जाती है, हट जाएगी, और फिर उसके क्या बच जाएगा, ओनली मैग्नीशियम। फिर मैग्नीशियम को मैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में आसानी से जला सकता हूँ। तो एक क्वेश्चन है, जैसे मान लो मैग्नीशियम रिबन को वायु के साथ गर्म करने पर या वायु की उपस्थिति में जलाने पर, पहला ऑप्शन है योगात्मक अभिक्रिया, दूसरा ऑप्शन है ऊष्मा सेपी अभिक्रिया, और तीसरा ऑप्शन है अपचयन अभिक्रिया, सॉरी अपचयन क्या, उपचयन अभिक्रिया, और चौथा है उपरोक्त सभी। अब इसमें देख दो तो अपन पढ़ चुके, योगात्मक भी है ऊष्मा से भी, और इसमें उपचयन भी हो रहा है, और मतलब इसका सही आंसर तो जाएगा उपरोक्त से भी, क्योंकि मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन का योग हो रहा है, और जब भी ऑक्सीजन का योग होता है तो उस अभिक्रिया को कहा जाता है ऑक्सीकरण बोल दो, या उसी को बोल दो उपचयन। या तो ऑक्सीजन का योग हो रहा हो या हाइड्रोजन का निष्कासन हो रहा हो, तो उसको तो कहेंगे ऑक्सीकरण अभिक्रिया या उपचयन अभिक्रिया। अब इसमें ये हो रहा है तो इसका उपचयन भी सही आंसर है। तो ये मैग्नीशियम रिबन का जलना में तीनों अभिक्रियाओं के उदाहरण है, योगात्मक भी है, ऊष्माक्षेपी है, और उपचयन का भी उदाहरण है। तो इसका सही आंसर जाएगा उपरोक्त सभी। अब योगात्मक अभिक्रिया के कुछ और उदाहरण पढ़ते हैं, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड की क्रिया अगर मैं जल के साथ कराऊंगा तो यहाँ से बनेगा H2SO3, मतलब इसे कहा जाता है सल्फ्यूरस अम्ल। इसको क्या कहेंगे, सल्फ्यूरस अम्ल। और इसके जब भी इसका निर्माण होगा में से किसका उत्सर्जन होगा, ऊर्जा का। या फिर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की तो पढ़ी चुके, इसके अलावा एक है वनस्पति तेल, RCH डबल बॉन्ड CHR, इसकी क्रिया में हाइड्रोजन के साथ करा देता हूँ, और हाइड्रोजन के साथ कराऊंगा पर एक उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराऊंगा, निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, और इसको कहा जाता है हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया। और हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया ये वनस्पति घी है, सॉरी वनस्पति तेल है। इस वनस्पति को तेल की क्रिया हाइड्रोजन के साथ कराऊंगा निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो यहाँ से बनेगा C2 सिंगल बॉन्ड CH2R, और यह बन जाएगा वनस्पति घी। तो वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाना भी एक संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। इसके अलावा कैल्शियम ऑक्साइड की क्रिया जल के साथ करवाए तो वहां से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है, तो ये भी। चलो यहाँ से एक और क्वेश्चन देते हैं आपको, चूने की जल से अभिक्रिया। तो पहला ऑप्शन है प्रतिस्थापन, दूसरा है योगात्मक, तीसरा है ऊष्मा सेपी, और चौथा है बी व सी। तो इसका आंसर आप खुद बताओ। फिर है नेक्स्ट अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया। अब वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, मान लो ऐसी अभिक्रिया जिसमें एकल क्रिया कारक, एकल कोई क्रिया कारक है, वो एकल क्रिया कारक एक या दो से अधिक उत्पाद या अणु में टूट जाता है, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे एकल उत्पाद था, इसमें वियोजन होगा और ये कितने भागों में टूट जाएगा, एक या एक से अधिक, मतलब कम से कम दो तो बनेंगे। तो मैं ये कह सकता हूँ दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण होता है, उस अभिक्रिया को कहूंगा मैं विघटन या वियोजन अभिक्रिया। तो एक बार और डेफिनेशन सुन लो, ऐसी अभिक्रिया है जिसमें एक अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पाद अणुओं में टूटता हो, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। अब इसमें अधिकांश जितनी अभिक्रिया पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अपन ऊष्मा शोषी, मतलब इस अभिक्रिया को कराने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता पड़ेगी। अगर अपन ऊष्मा नहीं देंगे तो यह अभिक्रिया प्रारंभ भी नहीं होगी। जैसे उदाहरण के तौर पे अभी एक उदाहरण पहले पढ़ा था, आयरन सल्फेट। आयरन सल्फेट को मैं गर्म करूंगा तो यहाँ से बनेगा फेरस ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राई ऑक्साइड। तो यह अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। अब इसको जब तक मैं ताप न दूंगा तब तक ये अभिक्रिया प्रारंभ नहीं होगी। एक लिमिट का ताप प्राप्त होते ही अपने अंशों में टूट जाएगा, और यहाँ से दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण हो रहा है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को कहेंगे वियोजन अभिक्रिया। अब अपन वियोजन अभिक्रिया के तीन उदाहरण ये पढ़े, तापीय, विद्युत वियोजन और प्रकाशीय वियोजन। इसमें पहला है तापीय वियोजन। अब
इसमें अभिकारक अणु को गर्म करके वियोजित किया जाता है। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि इसमें अगर आप गर्म नहीं करोगे तो अभिक्रिया प्रारंभ नहीं होगी, तो उसी को कहा जाता है तापीय वियोजन अभिक्रिया, जिसका एक उदाहरण मैंने ये दे दिया। अब ये अभिक्रिया अभिक्रिया में आयरन सल्फेट, इसको मैंने गर्म किया तो यहाँ से बना फेरस ऑक्साइड, और फेरस ऑक्साइड को फिर से और दो गैसें निकलेगी, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, और इनकी गंध होती है तीक्ष्ण गंध। तीक्ष्ण गंध, जैसे मैं ये कह सकता हूँ कि माचिस की जलने की गंध होती है, माचिस जलता है तो उस टाइप की इसकी गंध होती है। अब यहाँ पे अगर पेरस क्रिस्टलीय फॉर्म में होता Fe SO4.7H2 क्रिस्टलीय फॉर्म में होता है, पहले मैं इसको गर्म करूंगा, इसका रंग होता है हरा रंग, गर्म करूंगा तो यहाँ से बनेगा फेरस सल्फेट, जो कि ये होगा भूरा रंग का। फिर इसको गर्म करूंगा तो यहाँ से बनेगा आयरन ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राई ऑक्साइड, और जिनकी तीक्ष्ण गंध होती है, सॉरी मैंने माचिस गलत बोल दिया, वो पटाखे जैसी गंध होती है, पटाखे जैसी गंध होती, तीक्ष्ण गंध है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक्स और इन दोनों के लिए वाई, तो एक्स का कलर कैसा होगा और वाई में किस प्रकार की गंध आती है, तो इस टाइप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और इसको जेड मान लो, और जेड का कलर कैसा होता है अगर फेरस सल्फेट क्रिस्टलीय अणु के रूप में उपस्थित हो। तो अगर डायरेक्ट आंसर यहाँ से पुट अप करें तो उसके लिए इसका कलर होगा पूरा, और अधिक करोगे तो ये हो जाएगा कलरलेस, और यहाँ से दो गैसें निकलेगी, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राई ऑक्साइड, जो तीक्ष्ण गंध होती है और उनकी गंध फटाके जैसी आती है। इसके अलावा अगर आपके पास एक क्वेश्चन और है, लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट PbNO3/2, इसको अगर मैं गर्म करूंगा तो यहाँ से बनेगा लेड ऑक्साइड, और एक गैस उत्सर्जित होगी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और एक ऑक्सीजन, और इस गैस का कलर होता है भूरे रंग की गैस, भूरे रंग की गैस। तो लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर लेड ऑक्साइड बनता है, और साथ में एक भूरे रंग की गैस रिलीज होती है जिसे नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड कहा जाता है। तो आपसे सीधा क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर भूरे रंग की कौन सी गैस प्राप्त होती है, तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। या फिर क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि लेड नाइट्रेट को गर्म करने करने पर भूरे रंग की गैस के अलावा एक अन्य गैस और प्राप्त होती है, वो गैस कौन सी है, तो कौन सी गैस हो जाएगी, ऑक्सीजन। अब जैसे चूना पत्थर है, मेरे पास चूना पत्थर था, कैल्शियम कार्बोनेट, अगर कैल्शियम कार्बोनेट का तापीय वियोजन करूंगा तो यहाँ से प्राप्त होगा कैल्शियम ऑक्साइड, और साथ में कौन सी गैस रिलीज होगी, कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड, और इसी को कहा जाता है संगमरमर या मार्बल या अंडे का कवच। संगमरमर भी का फॉर्मूला भी यही है, मार्बल भी यही है, और जो अंडे का कवच होता है, बाह्य वाला जो व्हाइट कवर होता है, वो भी किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का। अभी संगमरमर पर अगर यदि अम्लीय वर्षा, मतलब अम्लीय वर्षा में भी सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये इन पे पानी मिलेगा तो इनसे बनेगा सल्फ्यूरिक अम्ल, और इससे बनेगा नाइट्रिक अम्ल, और ये संगमरमर पर गिरेगा तो इससे होती है अम्लीय वर्षा, और अम्लीय वर्षा के कारण ही संगमरमर का रंग मटमैला हो जाता है। अब आपसे यहाँ से चूना पत्थर का फॉर्मूला पूछे तो वो होगा कैल्शियम कार्बोनेट, बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड, बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसका कलर होता है रंगीन। अब मैं ऐसे करता हूँ, अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है मेरे पास, है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रवाह करता हूँ, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करता हूँ, तो इसका यहाँ से बनता है कैल्शियम कार्बोनेट, जिसका कलर कैसा हो जाएगा, दूधिया, मतलब वो मिल्की कलर हो जाता है। अगर इसमें और अधिक कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करूंगा तो ये कैल्शियम कार्बोनेट रंगहीन हो जाता है। तो कहीं पे अगर आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस का परीक्षण करना हो तो उसके लिए ये टेस्ट काम में लिया जाता है। अब दूसरा, इसी का दूसरा टाइप था वैद्युत वियोजन अभिक्रिया। अब वैद्युत वियोजन अभिक्रिया वो वियोजन अभिक्रिया होगी जिसके अंदर विद्युत धारा का प्रवाह होगा, और विद्युत धारा के प्रवाह से ही आपको नए उत्पाद का निर्माण होगा। जैसे मेरे पास जल है, जल के अंदर मैंने विद्युत धारा प्रवाहित की,
और विद्युत धारा प्रवाह करने पर यह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस मुक्त करता है। पर इसमें कंडीशन है कि ये जल है ना, या तो अम्लीय होना चाहिए हल्का, या हल्का क्या होना चाहिए, क्षारीय। अगर उदासीन होगा तो इसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। तो इसमें कुछ आयन होने चाहिए। तो या तो इसका माध्यम कैसा होना चाहिए, अम्लीय होना चाहिए, या कैसा होना चाहिए, क्षारीय माध्यम होना चाहिए। तभी इसके अंदर विद्युत धारा का प्रवाह होगा। और इस मैं पात्र के अंदर 2 इलेक्ट्रोड लगा दूंगा, और तो इन दोनों इलेक्ट्रोड को एक 6 वोल्ट की बैटरी के साथ क्या कर दूंगा, संयोजित कर दूंगा 6 वोल्ट की बैटरी के साथ। अब इसमें जो धनायन से जुड़ेगा उसे एनोड, जो ऋणायन से जुड़ेगा उसे कैथोड कहूंगा। और इन गैसों का वियोजन हो जाएगा, जिसमें एनोड पर तो होगी ऑक्सीजन गैस, और कैथोड पर होगी हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन होगा। और इनके उत्सर्जन गैसों का अगर अनुपात देखा जाए तो हाइड्रोजन का अनुपात और ऑक्सीजन का अनुपात देखा जाए तो 2:1 प्राप्त होगा। और अभिक्रिया बैलेंस करोगे तो भी पता चल जाएगा कि 2 लगाओगे तो यहाँ पे कितना लग जाएगा 2। तो अभिक्रिया में इसका अनुपात देखोगे तो 2:1 प्राप्त होगा। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जल के विद्युत वियोजन या अपघटन के दौरान कैथोड व एनोड पर निक्षेपित पदार्थों के मूलों का अनुपात कितना होता है। तो सदैव कितना होगा, 2:1। आई होप ये आपको आंसर याद रहेगा। शायद हो सकता है एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछा जाए। अब है नेक्स्ट अभिक्रिया, प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। अब प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, वो एक पदार्थ जो प्रकाश की उपस्थिति में वियोजित होते हैं उनको कहेंगे प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। जैसे एक उदाहरण है सिल्वर क्लोराइड, जिसको कहा जाता है हॉर्न सिल्वर, और एक है सिल्वर ब्रोमाइड। इनको जैसे इन पर प्रकाश गिरेगा या सूर्य का प्रकाश आएगा तो ये टूट जाएगा सिल्वर प्लस क्लोरीन गैस में, और ये भी टूट जाएगा सिल्वर प्लस क्लोरीन गैस के अंदर। और यहाँ पे जो सिल्वर का कलर प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है धूसर रंग का। कैसा प्राप्त होगा, धूसर रंग का। और जो मुक्त हो सिल्वर मुक्त हो जाता है, इस कारण इसका कलर भूसर रंग का प्राप्त होता है। अब ये सिल्वर ब्रोमाइड है ना, सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग किया जाता है श्वेत श्याम फोटोग्राफी में, श्वेत श्याम फोटोग्राफी में। तो आज के लिए तो किसमें किया जाएगा उपयोग, श्वेत फोटोग्राफी में। आज के लिए इतना है कि इसके लिए नेक्स्ट वीडियो डालेंगे जिसमें बाकी का पूरा चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करवा देंगे। धन्यवाद।